स्वागत है आप सभी का दलित दस्तक के कार्यक्रम जनमत लाइव में। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आज दौर गुजरा है जिसमें हमने लगातार मजदूरों को हजारों किलोमीटर दूर पैदल आते देखा है। बहुत सारी त्रासदियां उन्होंने झेली, बहुत सारे मजदूर इस बीच मारे गए। कई लोगों ने इनकी आवाजें उठाई, लेकिन उन लोगों ने आवाजें नहीं उठाई जिन्हें उठाना चाहिए था, यानी कि ट्रेड यूनियंस, जो कि भारत के मजदूरों या फिर ये कहें कि तमाम दुनिया के मजदूरों की आवाज उठाने के लिए जिन्हें जाना जाता है, वो कहीं नजर नहीं आई। चाहे वो वामपंथी ट्रेड यूनियंस हो या फिर कोई भी दूसरी ट्रेड यूनियंस हो, उनकी आवाजें इस बार मजदूरों के साथ नजर नहीं आई। क्या कारण है? वैसे एक तरह से देखा जाए तो जब भी मजदूरों के आंदोलन की या फिर मजदूरों की किसी समस्या को उठाने की बात होती है, तो सीधी सीधी उंगली उठा दी जाती है वामपंथी ट्रेड यूनियंस की ओर। क्या भारत के मजदूरों की आवाज उठाने के लिए केवल वामपंथी ट्रेड यूनियंस पर ही सारे मजदूर निर्भर हैं? जबकि अगर हम इतिहास में देखें तो शुरुआत मजदूरों की आवाज उठाने की भारत से वो खोद प्रणाली खत्म करने की या फिर बेगारी प्रथा समाप्त करने की अगर किसी ने परवाह की थी, किसी ने शुरुआत की थी, तो वो भारत के लेबर मिनिस्टर, पहले लेबर मिनिस्टर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। तो हम अगर देखें तो आज की स्थिति में चाहे वो तमाम बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए संगठन हो या फिर राजनीतिक दल हो, कहीं पर भी मजदूरों की आवाज उठाते हुए नजर नहीं आते। दर्शकों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं कोलकाता से प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार सुमन, छत्तीसगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक हेमंत पोयाम हमारे बीच रहेंगे, हम इनसे बात करेंगे। साथ ही कानपुर से आईसेक्ट यूपी के प्रमुख लियाकत खोखर हमसे बात करेंगे इस विषय पर। दिल्ली से हमारे बीच भारतीय मजदूर संघ के पब्लिक सेक्टर के प्रभारी गिरीश आर्य भी हमसे जुड़ेंगे, हम इसे जानेंगे कि आखिर हम क्यों निर्भर हैं वामपंथी ट्रेड यूनियंस पर मजदूरों की आवाज उठाने के मामले में। कोलकाता से डॉक्टर सुनील कुमार सुमन, देखा जाए तो मजदूरों में, इस कामगार वर्ग में अधिकतर एससी एसटी ओबीसी के लोग होते हैं, फिर भी एससी एसटी ओबीसी से संबंधित दलों ने कभी इन पर इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार की चीजों को उन्होंने कभी हथियार नहीं बनाया या इस प्रकार की आवाजों को उन्होंने उठाया भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। देखिए, वामपंथ की जो बात है, जाहिर है कि जो मजदूर संगठन है, एक तो संघ का भी रहा है, आरएसएस ग्रुप का भी एक मजदूर संगठन रहा है। किसी जमाने में वो लोग बहुत स्वदेशी की बात करते थे, लेकिन जब से इनकी सरकार आई तब से वो लोग गायब हो गए, उनका स्वदेश भी गायब हो गया। जी, वामपंथ की जो बात है, ये लोग एक्टिव रहे अपने अपने तरीकों से। सबसे दिलचस्प बात यह है भारत में कि जिसने कभी खुरपी और हसुआ नहीं छुआ हो, वो आदमी किसान नेता होता है। जिसने कभी कोई कुदाल नहीं उठाई हो, जिसके खानदान में, जिसके पूरी विरासत में कहीं कोई टोकरी और मिट्टी नहीं मिलती है, वो यहाँ मजदूर नेता होता है। जी। तो अब सवाल है कि जो मजदूर के बीच से नहीं आ रहा है, वो मजदूरों का नेता, जो खुद किसान नहीं है, वो किसानों का नेता है। तो जाहिर सी बात है, ये किस लेवल पे उनके अधिकारों के, उनके हितों की बात करता है। सबसे बड़ी जो चीज है कि मजदूर वर्ग कौन है? मजदूर वर्ग एससी एसटी ओबीसी। जो लोग सड़कों पे आ रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, इसमें बहुसंख्यक 90-95% यही लोग हैं, इन्हीं तबकों के लोग हैं। तो अब सवाल है कि और मजदूर संगठनों के जो नेता हैं, वो सब यहाँ के जो सवर्ण तबके के लोग हैं, वो क्यों इनके लिए चिंतित हो? अगर वो ईमानदार होते तो हर जगह डॉक्टर अम्बेडकर को कोट करते, क्योंकि मजदूरों के लिए सबसे बड़ी बात तो शुरुआत उन्होंने की है। बहुत सारे अधिकार जो मजदूरों को मिले हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए, लेकिन कहीं भी किसी वामपंथी मजदूर संगठन में इस तरह की बात नहीं होती है। तो कहने की बात यह है कि संगठन उन लोगों का है, लीडरशिप उनकी है जो मजदूर नहीं है, जो किसान नहीं है। तो दिक्कत तो यहाँ पे है, यानी किन्हीं किन्हीं कारणों से पार्टी है, पार्टी में वोटर चाहिए, वोटर मजदूर भी होता है,
तो लोगों ने एक छात्र संगठन बनाया, मजदूर संगठन बनाया, स्त्रियों का संगठन बनाया, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उन वर्गों से वो उसमें नहीं दिया। इसलिए आज ये लोग इसलिए भी खामोश है क्योंकि इसमें कोई अपर कास्ट तबका प्रभावित नहीं हो रहा। ये सारे मजदूर संगठनों को पता है, ये वही लोग हैं जो कीड़े मकोड़े मानने जाने वाले लोग, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वामपंथ हो, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मजदूरों को ये लोग कीड़े मकोड़े ही मानते हैं, यानी एक वोट बैंक। और ये सच्चाई है कि ये वोट बैंक है और ये लोग वोट में किसी न किसी रूप में तब्दील हो जाते हैं। अगर इनके वोट की कीमत उनको खुद पता चलती तब ये संगठन भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। इसलिए इस पूरे प्रसंग में कहीं कोई वामपंथी जो मजदूर संगठन था वो बहुत बड़े स्तर पे सामने नहीं आया। केरल में जरूर कुछ इस तरह की खबरें आई। दूसरी जो बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो बहुत दुख वाली चीज है कि जो इस तबके के, जो वंचित तबके से जुड़े हुए जो संगठन हैं, राजनीतिक संगठन खास तौर से, उन लोगों ने इस पर नहीं ध्यान दिया या उनको नहीं लगा कि ये मजदूर संगठन होने चाहिए। तो इस पर मैं यही कहना चाहूंगा बहुत अफसोस के साथ कि ये जो राजनीतिक दल है इनका सांगठनिक ढांचा जो है कुछ व्यक्तियों तक सीमित है। इनका सांगठनिक ढांचे का विस्तार नहीं हुआ, जैसे कि छात्रों में, नौजवानों में विस्तार होता, महिलाओं में विस्तार होता, मजदूरों में विस्तार होता, ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण हो सकता है कि इसमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जिन्होंने कुछ व्यक्तियों ने शुरू किया, तो व्यक्तिवादी पार्टी। कुछ पार्टी है जिसको एक व्यक्ति ने तो शुरू किया लेकिन बहुत बड़ा सामाजिक समूह उसको आगे बढ़ाने में उसमें लगा, उसकी ऊर्जा लगी, उसने अपनी कुर्बानी दी। लेकिन आज ये है कि वहां भी व्यक्तिवाद हावी है। तो जहां व्यक्तिवाद हावी होगा वहां एक ही व्यक्ति निर्णय लेगा और वो अपने हित को आगे रखेगा, अपने चीजों। ये नहीं कह सकते हैं कि ये लोग सत्ता में थे तो इन्होंने मजदूरों के लिए नहीं किया या किसानों के लिए नहीं है, मैं इस बात को नहीं कहता हूं। लेकिन समय बदलने के साथ इनको भी बदलना पड़ेगा। हम वो रटे रटाए फार्मूले को नहीं लेके चल सकते हैं कि किसी जमाने में काशीराम साहब ने कहा था कि स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, उनको आने की जरूरत नहीं है। वो किसी जमाने की बात थी। आज तो आपको पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा तो पढ़ोगे क्या? आज जो है विश्वविद्यालयों में जितने बहुजन समाज के बच्चे लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने ही नहीं देंगे। तो आपको पढ़ने के लिए फाइट करना पड़ेगा। फाइट करने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। तो अब इन पार्टियों को सोचना चाहिए कि समय बदल चुका है, नए समय में, नए परिप्रेक्ष्य में आपको मजदूरों का संगठन कर, जबकि एक बड़ा मौका था जो वंचित तबके के जो नेता है उनके लिए एक बड़ा मौका था कि वो आगे आते मजदूरों के हित के लिए और उनके लिए बात करते। ठीक है, सड़क पर नहीं आ सकते थे, लेकिन आप ये बता तो सकते थे कि आप एक्टिव हैं, आप लिख सकते थे, बोल सकते थे, जिस भी तरह से उसका विरोध हो सकता था। तो ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे देश में हम रहते हैं और एक ऐसी आइडियोलॉजी को मानते हैं जहां डॉक्टर अंबेडकर हुए और जिन्होंने इतनी सारी बातें, जिन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। तो अब समय आ गया है कि मतलब ये जो पार्टियां हैं, हाशिए के समाज की जो पार्टियां हैं, ये लोग मजदूरों को लेकर सोचे और अलग से सोचे, स्पेशल सोचे, ये बहुत जरूरी है। चलिए, धन्यवाद, इस पर आपने बात तो कही है। दर्शकों, हमारे साथ हेमंत पोयाम जी हैं जो कि छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपको लगता नहीं कि अन्य राजनीतिक दल, खासतौर से बसपा की अगर हम बात करें तो बसपा को इस पर काम करना चाहिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के निर्माता मान्यवर साहब कांसीराम जी गरीबों, दलितों और मजदूरों की आवाज उठाने के लिए ही बहुजन समाज पार्टी का गठन किए। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए कि इस देश के अंदर में जो गरीब हैं और मजदूर हैं वो कौन है, तो अनुसूचित जाति, जनजाति यानी पिछड़े वर्ग और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं। और उनको जो है कि एक वामपंथ के नाम से संगठित करने का जो प्रयास हुआ, एक वर्ग के रूप में जो संघर्ष, वर्ग संघर्ष बता करके एक श्रमिक वर्ग के नाम दे करके जिन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, उसको हम लोग भी देख रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनके हाथ, जो जिन लोगों के हाथ में उन संगठन का नेतृत्व है वो भी उच्च वर्णीय सवर्ण ज्यादातर हैं। तो कुल मिला के जो है, जो वामपंथी आंदोलन का नेतृत्व भी उन्हीं लोगों ने करने का काम किया जिन्होंने हमको दलित बनाया, जिन्होंने हमको आदिवासी बनाया, जिन्होंने हमको गरीब बनाया। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने ही एक ST SC OBC को भाईचारा बना करके एक वर्ग बनाने का काम किया, उसी का नाम ही बहुजन समाज है। नहीं तो हम देखते हैं कि जातियों में बटे हुए देश में आज विभिन्न जातियों के अलग अलग संगठन बने हैं। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने इन विभिन्न जातियों को संगठित करके एक वर्ग के रूप में तैयार किया जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा
श्रमिक और मजदूरों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के आंदोलन किया है। और क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो हम लोग आज भी लॉकडाउन से पहले तक गांव-गांव में जाकर के पोलिंग में जाकर के कैडर करने का काम किया करते हैं। और हमारा जो मुख्य जो लक्ष्य है कैडराइज कार्यकर्ता तैयार करना। बाकी समय समय पे विभिन्न मुद्दों को लेकर के देशव्यापी आंदोलन बहुजन समाज पार्टी ने भी किया है और आने वाले समय में भी करेगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ने वाली एक प्रमुख पार्टी है। और श्रमिकों के आंदोलन जो है, क्यों किसानों की समस्या देख लीजिए वो भी है। तो बहुजन समाज पार्टी भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में पूरे देश भर में आंदोलन की। बहुजन समाज पार्टी ने आरक्षण के मुद्दों को लेकर के देश भर में आंदोलन किया। तो बहुजन समाज की जो समस्या है वही श्रमिक वर्ग की समस्या है, उससे इतर कोई समस्या नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही बहुजन समाज के समस्याओं को लेकर के आंदोलन की है। और इसमें ऐसा नहीं है कि वामपंथी पार्टियां ही ये आंदोलन की हैं। बहुजन समाज पार्टी आज भी बहुजनों की एक सशक्त आवाज बन करके खड़ी है और देश की तीसरे नंबर की ताकत है। और आने वाले समय में श्रमिक और मजदूर वर्ग से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करेगी, सड़क से लेकर के सदन तक। ये बिल्कुल सही बात है। कानपुर से लियाकत खोखर है हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप समाज सेवी हैं और बहुत अच्छी तरह से एक संस्थान चला रहे हैं। देखिए, अब ये बात बहुत वाजिब सवाल आ गया है। इसका जवाब सिंपल है कि वामपंथी ट्रेड यूनियन जो हैं वो कहीं न कहीं उद्योगपतियों से अलग हैं। बाकी अगर नाम ही लेने की बात आए तो नाम ले लें कि हम बीएमएस को कह दें, इंडक को कह दें, इनके जो आका हैं, इनकी जो सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से उपकृत होती रहती हैं। तो इन्हें अपने आंदोलन को चलाने के लिए ये देखना पड़ता है कि हम ऐसा तो नहीं कि अपने कोशिश करने में हम अपने चंदा देने वाले, अपने को उपकृत करने वाले उद्योगपति का अहित कर बैठे। ये दोनों संगठन या ये कह लें कि गैर वामपंथी संगठन वो कोशिश होती है कि मजदूरों के साथ साथ उद्योगपति के हित का बैलेंस बनाए, जबकि वामपंथी संगठन ही एक वाद संगठन होते हैं जो सीधे सीधे मजदूरों के हित की बात करते हैं। जी 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 जी। चलिए जानते हैं गिरीश आर्य जो कि प्रभारी है पब्लिक सेक्टर भारतीय मजदूर संघ के, जो कि बीजेपी के बहुत करीबी संगठन के रूप में देखा जाता है और एक ट्रेड यूनियन है, मजदूरों का संगठन है। क्या कहते हैं गिरीश आर्य जी? मैं इसको तर्कसंगत नहीं मानता और यथार्थ भी नहीं है कि आज की डेट में देश का आंदोलन वो वामपंथियों के नेतृत्व में चल रहा है। वास्तविकता तो यह है कि इस समय पूरी तरह से वामपंथी एक्सपोज हो गए हैं। वो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं और विरोध वो मजदूरों के लिए नहीं, राजनीति के लिए करते हैं। अभी अगर कोरोना टाइम पर ही आप देखें, लॉकडाउन के टाइम पर भी देखें, तो अभी सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई। कुछ 3 प्रदेशों ने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों ने लेबर लॉज में को 3 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए बात कही। कुछ 8-9 प्रदेशों ने छोटे बड़े कुछ संशोधन जो इसमें श्रम कानूनों में किए। उसमें भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश के अंदर इसका एक अभियान लिया और 20 मई को पूरे देश के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा और उसमें क्लियर कहा कि हम किसी तरह के इस तरह के जो कानूनों का, इस तरह के आदेशों का बहिष्कार करेंगे, आंदोलन करेंगे और उनको स्वीकार नहीं करेंगे। 20 तारीख को हमारा कार्यक्रम हुआ। हमारे कार्यक्रम को देख करके सारे वामपंथी संगठनों ने मिलकर के 10 संगठनों ने मिलकर के 10 संगठनों के 14 लोगों ने राजघाट पर जो है आंदोलन वो किया, धरना, और उनको आधे घंटे में पुलिस उठा करके ले गई और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी जो है डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन, डिफेंस में जो है एफडीआई और पब्लिक सेक्टर्स के प्राइवेटाइजेशन की बात जो
फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी जो है आर्थिक पैकेज में दी, उसका जो है भारतीय मजदूर संघ पूरे देश के अंदर 30 मई से लेकर के और 30 जून तक पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम घोषित किया हुआ है और वो बहुत प्रभावी तरीके से चलने वाला है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है और वो जो है सरकार को गुण दोष के आधार पर समर्थन या विरोध करता है। हम वामपंथियों की तरह विरोध के लिए विरोध नहीं करते। इसलिए ये कहना कि जो है आज की डेट में आंदोलन जो है वामपंथियों के इर्द गिर्द है या उन्हीं के सहारे है, तो मैं ये कहता हूँ कि वामपंथी तो आंदोलन के मूड में ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ये वास्तविकता मालूम है, वो राजनीति के लिए आंदोलन करते हैं। उनकी राजनीति उन्हें मालूम है, अभी सरकार को साल हुआ है, अभी 4 साल और हैं इलेक्शन में, तो यदि अभी से वो अपनी सारी शक्ति आंदोलन में लगा देंगे तो 4 साल के तक वो आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें इलेक्शन के टाइम पर ये सारी चीज़ें उठानी हैं, तो अभी वो आंदोलन के मूड में ही नहीं है। और मैं अच्छे संकेत आपको बताता हूँ कि इस समय पूरा मीडिया का 90% जो कम्युनिस्ट पत्रकार है वो जो है बीएमएस को कवरेज दे रहा है। बीएमएस को, क्योंकि जो फील्ड में दिखाई देगा, मीडिया की ये मजबूरी है डेस्पाइट ऑफ आइडियोलॉजी, कि जो फील्ड में दिखाई देगा उसी को उसको छापना पड़ेगा, उसी को उसको दिखाना पड़ेगा। इसलिए भारतीय मजदूर संघ सरकारों के साथ रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के सिद्धांत पर आचरण करती है और इस सरकार की जो राष्ट्रवादी नीतियां हैं उसका समर्थन करते हैं और जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं उनका विरोध करते हैं। और हमारा आंदोलन इस सरकार के साथ चालू है और वो जब तक चालू रहेगा जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे, प्राइवेटाइजेशन को जो है रोक नहीं लेंगे, तब तक कॉर्पोरेटाइजेशन को बंद नहीं कर देंगे। ये अब सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। तो हम आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए और हम आगे भी बहुत सारे विषयों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा जो विषय बचा हुआ है वो है ये मजदूरों के लिए बना हुआ कानून, जो कि अब बदल दिया गया है। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। इस वक्त बस इतना ही। थैंक यू।